नमस्कार, मैं हूं आरिज मतलूब और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। विधानसभा चुनाव को लेकर सड़क पर नेताओं का जोश दिख रहा है और वोटर किसे अपना कीमती वोट दें, इसको लेकर मन ही मन में चर्चा जारी है। चुनाव आंकड़ों का खेल होता है, जिसका जितना नंबर वो सिकंदर होता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं और मध्य प्रदेश की वो 16 सीट जहां बीजेपी और कांग्रेस का मजबूत किला है, इन सीटों पर दोनों ही पार्टियां पिछले 30 सालों से चुनाव जीत रही हैं। यानी साल 1993 से लेकर अब तक इन 11 सीटों पर बीजेपी लगातार इस पे जीत हासिल कर रही है। तो अब आपको लिए चलते हैं बीजेपी के मजबूत किले की ओर, जहां 1993 के बाद से यानी 30 सालों से लगातार जीत रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर रहली विधानसभा, शिवपुरी है। शिवपुरी विधानसभा के बाद से रहली विधानसभा है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सागर है। आप इन सीटों पर लगातार कांग्रेस की बीजेपी की वहां पर जीत हो रही है और उसके कई रीजन भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकते हैं कि आखिर क्यों, वो आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले बीजेपी की 11 सीटें और कांग्रेस की जो 5 सीटें हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। देवास है, 1993 से लगातार यहां पर बीजेपी जीत रही है। हरसूद है, वहां भी बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। आप एक के बाद आप देखिए, खंडवा है, खंडवा में भी 30 सालों से यहां पर बीजेपी को कभी असफलता नहीं मिली है, लगातार चुनाव वो जीत रहे हैं। इंदौर 2 है, इंदौर 2 के बाद इंदौर 4 है। इंदौर 2 वही जगह है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय वहां से विधायक रहे हैं, काफी चर्चा में रहते हैं और काफी उनका मीडिया में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की वो बात आपको हम बताएंगे आगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय क्यों लगातार इंदौर 2 से चुनाव जीतते रहे और क्यों इंदौर 2 बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ये आपको हमने बताया अभी। बीजेपी जो कि पिछले 30 सालों से यानी साल 1993 के बाद से बीजेपी इन सीटों पर 11 सीटों पर एक बड़ा नंबर होता है 30 साल, वहां पर कभी चुनाव ही नहीं हारी। डिटेल में आपको बताएंगे विस्तार से। अब कांग्रेस के खेमे की ओर चलते हैं कि आखिर कांग्रेस की वो कौन सी 5 सीटें हैं जहां पर 1993 से लेकर अब तक आप एक बार भी वहां पर चुनाव नहीं हारी है। सबसे पहले लाहौर की आप बात देखिए, 1993 के बाद से कांग्रेस इन सीट पर कभी चुनाव नहीं हारी है। राघोगढ़ है, जहां पर दिग्विजय सिंह का पूरा गढ़ माना जाता है और इनके बेटे जयवर्धन यहां से विधायक हैं। गंधवानी है, गंधवानी से भी कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हारी है। कुक्षी है। तो ये 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस को लगातार जीत मिली है 30 सालों से। यानी कहा यह जाता है कि ये कांग्रेस की सेफ सीट है, यानी कांग्रेस को इस पर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। ये बात है। तो ये तो आपको हमने बताया कि 11 बीजेपी और 5 कांग्रेस की ऐसी कौन सीटें हैं जहां पर 16 सीटों पर 1993 के बाद से लगातार सेफ सीट माना जाता है इन दोनों पार्टियों का। अब बारी बारी से आपको हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि सबसे पहले बात शिवपुरी विधानसभा की करेंगे, जहां पर शिवपुरी विधानसभा से लगातार जीत रही है यहां से बीजेपी। जनसंघ के समय से बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है और सिंधिया राजघराने का यहां वर्चस्व रहा है। विजय राजे सिंधिया के देहांत के बाद से यशोधरा राजे सिंधिया यहां से कई बार विधायक रही। हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने मना कर दिया था। खबरें ये भी आई थी कि उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद से शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा से सबसे पहला चुनाव जीती थी विजय राजे सिंधिया यहां से। और शिवपुरी विधानसभा सीट पर कहा जाता है कि यहां पर आरएसएस का एक बड़ा प्रभाव है। आरएसएस यहां पर काफी जमाने से यहां पर प्रचार कर रही है, उसका शायद यहां पर असर देखने को मिलता है। अब हम सागर के रहली विधानसभा की बात करेंगे अगले ग्राफिक्स में कि रहली का आखिर क्या है। मंत्री गोपाल भार्गव का यहां पर लोगों से सीधा संपर्क है। कहा जाता है कि लोगों से बड़ी आसानी से मिल पाते हैं, मतलब रीचेबल है वहां पर। और बीजेपी की ओबीसी जो वोटर है उन पर मजबूत पकड़ है और ओबीसी का अच्छा खासा नंबर यहां पर वोट फीसदी है रहली में। और सबसे ज्यादा यहां पर कुशवाहा और अहिरवार वोट पर पकड़ है बीजेपी की। और विकास मॉडल के रूप में विधानसभा को विकसित, यहां पर विधानसभा क्षेत्र को विकसित किया गया है। और कांग्रेस सिर्फ कुर्मी जाति पर चुनाव लड़ती है और हर बार उन्हीं समुदाय को यहां पर टिकट दिया जाता है। और सबसे इस पूरे रिसर्च में यह सामने आया कि
जैसे रहली विधानसभा का जो पॉइंट है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस लगातार यहां से चुनाव हार जाती है। अगले सीट के बारे में बात करेंगे जो कि सागर है। सागर विधानसभा जो सीट है, यहां पर शैलेंद्र जैन जो हैं वो विधायक हैं फिलहाल, और जैन वोटर के साथ ब्राह्मण वोटर पर बीजेपी की यहां पर अच्छी पकड़ है। पिछले कई विधानसभा के आंकड़े अगर आप देखेंगे, यहां पर जैन समुदाय का जो पकड़ है काफी अच्छा खासा रहा है। संघ का सेंटर होने के चलते नेताओं की इस सीट पर काफी नजर रहती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस का संगठन और सेवा दल जो है बेहद कमजोर यहां पर माना जाता है। कांग्रेस में गुटबाजी और इसके चलते हार का सामना करना पड़ता है, जो कि पिछले रैली में भी आपने देखा था कि कांग्रेस का जो संगठन है और गुटबाजी है, इसको लेकर के पार्टी लगातार कमजोर होती है और यही कारण है कि वहां पर चुनाव कांग्रेस बार बार हारती है। शहर कांग्रेस और ग्रामीण जो है वो अध्यक्ष का कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हमेशा गुटबाजी की स्थिति रहती है। अगली जो बात करेंगे वो है जबलपुर का कैंट विधानसभा। जबलपुर के कैंट विधानसभा में कई बड़े दिलचस्प आंकड़े यहां पर हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे ईश्वर दास रोहाणी, यहां पर उनका खास प्रभाव है। 1993 में पहली बार भाजपा के ईश्वर दास रोहाणी यहां से चुनाव वो जीते थे, और जबलपुर कैंट क्षेत्र में सभी जातियों और धर्म के लोग हैं, जिसमें 4% जो है मुसलमान हैं, अनुसूचित जाति के 13% हैं और अनुसूचित जनजाति के 6% यहां पर वोटर हैं। वोट में कैंट में ना कांग्रेस का कोई संगठन सक्रिय है, ना कोई बड़ा नेता ऐसा है जो जनता को अपनी ओर खींच पाए। यही कारण है कि 1993 के बाद से इनको लगातार जबलपुर कैंट में हार मिली है। और कैंट है, जाहिर है वहां पर रक्षा मंत्रालय के बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय के ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी के जो परंपरागत वोटर हैं, ऐसा माना जाता है। अगला हम करेंगे गोविंदपुरा विधानसभा की बात करते हैं। गोविंदपुरा विधानसभा, कृष्णा गौर यहां से विधायक हैं और ये भोपाल की एक सीट है। ये भी बीजेपी के पारंपरिक सीट मानी जाती है गोविंदपुरा। और बाबूलाल गौर करीब 40 साल से इस सीट पर विधायक रहे। बाबूलाल गौर काफी बड़े नेता है और मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान को मौका मिला था। 1980 में बाबूलाल गौर और गोविंदपुरा विधानसभा सीट से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद से 2018 में कृष्णा गौर, जो उनके अपने ससुर हैं, बाबूलाल गौर की बहू हैं, कृष्णा गौर यहां से चुनाव जी उनकी जगह ली और चुनाव जीती। गोविंदपुरा सीट पर सामान्य और ओबीसी वोटर्स की जो संख्या है वो 78% है। एक बड़ा नंबर ये जरूर है, ये एक फैक्ट जो है वो बीजेपी को लीड की तरफ लेके जाता है। अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं वो 15% हैं। तो ये एक बड़ा है। और स्वर्गीय गोविंदपुरा की बात करें तो तुकोजीराव पवार करीब यहां पर 6 बार लगातार विधायक चुने गए थे। तो ये गोविंदपुरा की आपको हम पूरी बताएं। अब इंदौर हरसूद विधानसभा की आपको हम अब आंकड़े बताते हैं। यहां पर कि हरसूद में क्या है। हरसूद आप देखें अपने टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस का संगठन यहां पर बताया जाता है कि बेहद कमजोर है, जमीनी संपर्क बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी के विजय शाह बड़ा आदिवासी चेहरा है। जाहिर है आदिवासी चेहरा अगर हरसूद में आपके पास है, अच्छे खासे वोटर वहां पर आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो वो लीड ले सकता है यहां पर बीजे। और सड़क से लेकर विधानसभा तक आप अगर खबरों में बने रहते हैं, देखते हैं, तो विजय शाह हमेशा सड़क पे रहते हैं और अपने समुदाय के लिए वो खुलकर आगे लड़ते रहते हैं, विधानसभा तक मोर्चा संभालते हैं। और कांग्रेस हमेशा यहां से अपने बाहरी उम्मीदवार को खड़ी करती है। ये स्थानीय लोगों को शायद पसंद नहीं आता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा ये है हरसूद में कि पिछले बार कांग्रेस ने एक लोकल कैंडिडेट वहां पर खड़ा किया था, तो बीजेपी के लिए काफी परेशानी बन गई थी, बीजेपी परेशान हो गई थी। और कांग्रेस को शायद लगता है कि एक्सपेरिमेंट ठीक निकला है, तो इस बार कांग्रेस वहां पर उसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रही है जो कि स्थानीय है। तो उससे शायद बीजेपी को थोड़ी परेशानी इस बार के चुनाव में बढ़ सकती है। और कांग्रेस के साथ एक जो पॉइंट आता है कि आखिर क्यों चुनाव हारती है, उसके पीछे आता है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही वहां के जो नेता हैं वो सक्रिय हो पाते हैं। अगले ग्राफिक्स पे आपको खंडवा की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जो विधानसभा है वो काफी मशहूर है, काफी उसका नाम रहता है। तो खंडवा में कांग्रेस का संगठन, आप सारे ग्राफिक्स पे आप बार बार देखें तो आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। उसमें सबसे कॉमन क्या है कि बीजेपी का संगठन वहां पर बहुत मजबूत है
और कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी पीछे चली आती है। तो खंडवा में कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है, पार्टी में गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं और भाजपा का जो संगठन है वो बूथ तक मजबूत है। भाजपा बूथ लेवल पे जो राजनीति करती है उसके लिए जानी भी जाती है और उसी का आपने एक एग्जाम्पल देखा कि आखिर कैसे खंडवा में कांग्रेस को यहां पर लगातार निराशा 30 सालों से मिल रही है। इस बार क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को जनता फैसला करेगी जब नतीजे आएंगे। और भाजपा की सरकार जो योजनाएं हैं उनका कहा जाता है खंडवा में उसका असर होता है और उससे बीजेपी को फायदा होता है। और इंपॉर्टेंट बात, अहम बात यह है कि आप सक्रिय कैसे राजनीति में रहते हैं। कहा यह जाता है कि रिसर्च हमारा यह है कि भाजपा के जो कथित भ्रष्टाचार हैं कांग्रेस उसका बिल्कुल विरोध नहीं करती, यानी कांग्रेस खंडवा में साइलेंट है, तो खामोशी का फायदा बीजेपी वहां पर आराम से उठा देती है। अब एक सबसे अहम सीट के बारे में अगले बार नेक्स्ट बात करेंगे, इंदौर 2 विधानसभा। यहां पर रमेश मेंदोला जो हैं वो फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं, 2018 में चुनाव जीते थे और हिंदुत्व का कार्ड यहां पर खेला जाता है इंदौर 2 विधानसभा में, उसका भी शायद फायदा मिलता होगा। एक रिसर्च में 3-4 पॉइंट्स हैं जिसमें कि भोजन भंडारे और कथा मतदाताओं को जनप्रतिनिधि से जोड़े रखता है। विधायक रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर खूब काम किया है। इंट्रो में शुरू में आपको हम बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय की जो एक छवि है मीडिया के सामने अपनी बयानबाजी को लेकर के, इस रिसर्च में आप देखिए कि आखिर इंदौर 2 बीजेपी क्यों जीतती है। पहला कारण कि बूथ लेवल तक बीजेपी की राजनीति होती है। दूसरा इसमें जो कारण यह बताया गया है कि विधायक रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर खूब काम किया है। यहां भाजपा एक अपना संगठन है, ज्यादातर पार्षद यहां पर बीजेपी के हैं और कांग्रेस का वॉक ओवर जो है वो भी एक वजह है। कोई मजबूत नेता यहां पर खड़ा नहीं होता और ना ही कोई मजबूत नेता वहां पर वोट मांगने जाता है। और अगर आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा, जब सूची जारी की जाती है तो इंदौर 2 में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लोगों को नहीं दिख रही थी कि आखिर कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। खैर वो 3 दिसंबर को जनता बताएगी अपने जब नतीजे आएंगे। दूसरा इसमें है कि सुरेश सेठ के बाद से इस विधानसभा पर किसी का, कांग्रेस पार्टी का कोई ध्यान नहीं गया। सुरेश सेठ जो पिछली बार 1993 से पहले वो कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद से वहां पर। अब इंदौर 4 विधानसभा की बात करते हैं। इंदौर 4 विधानसभा इसमें भी कहा जाता है कि हिंदुत्व कार्ड चलता है। अयोध्या के रूप में यह विधानसभा पहचाना जाता है और मालिनी गौड़ के महापौर कार्यकाल में इंदौर जो है वो साफ सफाई में नंबर 1 बना हुआ था। बाद में बीजेपी ने उनको विधायकी का टिकट दिया और चुनाव जीत गई, तो उसको भी वो भुनाती हैं और उसका उनको फायदा मिलता है। बल्कि बीजेपी को मिलता है, उनको तो अपना मिलता है कि विधायक बन गई और पूरे बीजेपी को इसका फायदा होता है कि आखिर जो इंदौर का नाम पूरे देश भर में रोशन होता है साफ सफाई को लेकर के, तो फिर यहां पर मालिनी गौड़ का नाम जाता है। और सिंधी समाज के यहां पर वोट काफी हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये बीजेपी का वोट बैंक है। तो एक अगर वोट बैंक आपके पास है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको किनारे करना। चुनाव के अलावा कांग्रेस जो है 5 साल खामोश रहती है, ये हो गया। तो अब तक आप देख रहे थे बीजेपी का वो गढ़ जहां भाजपा को हराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। सोचिए पिछले 30 सालों से, यानी 1993 के बाद से बीजेपी यहां से हारी ही नहीं है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कई दशक तक मध्य प्रदेश के सत्ता में रहने वाली कांग्रेस प्रदेश के कई जिलों में भारी प्रभाव है, यानी कांग्रेस पार्टी की सेफ सीट है। एक के बाद हम आपको सीट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको हम कांग्रेस की तरफ से आपको दिखाते हैं लहार विधानसभा के बारे में। लहार जो विधानसभा है, लहार की बात करते हैं तो लहार में डॉक्टर गोविंद सिंह का कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर अच्छी पकड़ है, जिसका कांग्रेस को काफी फायदा मिलता है। और कार्यकर्ता और जनता के बीच रहकर उनकी परेशानियों को सुनना, ये विधायक की जो किसी भी नेता में अगर ये गुण आ जाते हैं तो उसको चुनाव में हराना काफी मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर गोविंद सिंह यहां पर वो चीजों को दोहरा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि दुख सुख में 24 घंटे काम आना, क्षेत्र का विकास करना, ये जो नेता है वो इसको तो अपना दावा करते हैं। बट एक रिसर्च में ये सामने आया कि ये रीजन है कि क्यों कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर 30 सालों से लगातार चुनाव जीत रही है और अपनी पार्टी के वफादार सिपाही माने जाते हैं। क्षेत्र में इनका अच्छा पकड़ है, गरीब लोगों की मदद करते हैं, हमेशा रीचेबल रहते हैं। मदद के लिए जब भी कोई जाता है उनके घर पे उनका गेट बंद नहीं होता, लोग ये कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में,
तो लाहौर में काफी सरकारी नौकरियां दी गई थी लोगों को, उसका शायद अभी भी असर लाहौर में देखने को मिलता है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक वन ऑफ द फैक्टर ये भी है। अब पिछोर विधानसभा की बात करते हैं, ये भी अगला है जहां पर विधायक केपी सिंह का काजू का लोगों पर अच्छा प्रभाव है। मजदूर वर्ग में केपी सिंह का काजू की अच्छी पकड़ है। पिछोर विधानसभा लोधी बाहुल्य सीट है और लोधी समाज की जो बादशाहत है वो कायम रहे, इसके लिए वो समाज पूरे एकजुट रहता है। ये वन एक इंपॉर्टेंट, एक अहम फैक्टर ये भी है। और लोधी समाज बनाम अन्य समाज हो जाता है, जिससे जाहिर है एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, वो यहां पर पिछोर विधानसभा में देखने को मिलता है। वैश्य है, क्षत्रिय, ब्राह्मण समाज का कांग्रेस को खुला समर्थन है यहां पर। और अगला जिला बनाए जाने को लेकर केपी सिंह के ऊपर लोगों का विश्वास है। और पिछले चुनाव में, उसके पीछे भी चुनाव में, जब कमलनाथ 2018 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से फिर से शिवराज सिंह बने थे, इन दोनों ही राज्य में आपने देखा होगा कि जिला बनाने को लेकर के दोनों ही नेताओं की तरफ से बड़ी बातें की गई। तो अब जो पिछोर विधानसभा है, वहां की जनता को उम्मीद है कि फिर से अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो विधायक केपी सिंह का काजू साहब हैं, वो पिछोर को एक जिला बनाएंगे, ये लोगों को उन पर विश्वास है। अब मध्य प्रदेश की एक बहुत हाई प्रोफाइल के बारे में, सीट के बारे में बात करें, राघवगढ़ विधानसभा। यहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे और वो विधायक भी रह चुके। अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह वहां से फिलहाल विधायक हैं, फिर से उनको टिकट दिया गया है और राजघराने की ये सीट मानी जाती है। और राघवगढ़ की जनता जो है दिग्विजय सिंह को अपना आज भी राजा मानती है। हालांकि लोकतंत्र का जमाना है, लेकिन आज भी जो चीजें चलती हैं छोटे शहरों में, और लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं दिग्विजय सिंह। यह भी कहा जाता है कि राजा दिग्विजय सिंह जो हैं वो लोगों से आसानी से मिल जाते हैं, सड़क पे चलते हुए मिल जाती हैं। लोगों को काफ़ी, जो राघवगढ़ की जनता है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और दिग्विजय सिंह जब पावर में थे, जब वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 के बाद से 14 तक, उसमें कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने कई कारखाने लगाए हैं जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें गेल इंडिया है, एनएसएल और शक्कर कारखाने जैसे कई एग्जाम्पल हैं जो वहां के रिसर्च से पता चलता है। और एक और चीज बड़ा अहम है लोगों से कनेक्ट करने का दिग्विजय सिंह का, कि कोई अगर बीमार होता है या शादी होती है तो अगर वहां पर उनके दरवाजे पर कोई जाता है तो उनको आर्थिक मदद दी जाती है। ये कहा जाता है कि राघवगढ़ की जनता जो है दिग्विजय सिंह से क्यों काफी जुड़ी हुई, 1993 के बाद से कांग्रेस की हार क्यों नहीं आती है। 2 सीट और बचे हैं, उसके बाद से हम आपको एक वरिष्ठ पत्रकार से, देव श्रीमाली जी से चर्चा करेंगे। गंधवानी विधानसभा जो सीट है, यहां पर आदिवासी आरक्षित है गंधवानी विधानसभा सीट, और कांग्रेस के उमंग सिंगार यहां से विधायक हैं। उमंग पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी के भतीजे हैं। जमुना देवी कुक्षी से चुनाव लड़ती थीं और आसपास की सीटें गंधवानी और कुक्षी, बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर इनकी पहचान होती है। तो आदिवासी फैक्टर यहां पर गंधवानी विधानसभा सीट पर देखने को मिलता है। और जो किसी भी पार्टी के लिए एक नब्ज पकड़ने की बात होती है जनता की, या किसी भी नेता को अगर उसके जनता का नब्ज पकड़ना होता है तो आगे चीजें पता चलती है। लास्ट कुक्षी विधानसभा की हम बात करेंगे, ये भी आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीट है। कई साल तक यहां पर जमुना देवी विधायक रही हैं और ये एक इसका फायदा जो है, जमुना देवी के आदिवासियों में अच्छी पैठ थी, इसका फायदा सुरेंद्र बघेल को मिला और सुरेंद्र बघेल जो है मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं। तो इन 11 सीटों के बारे में हमने आपको बताया कि 11 सीटें जो हैं कांग्रेस, 11 और 5 कांग्रेस, 16 सीटें जो हैं कांग्रेस और बीजेपी की। इनका क्यों किला कहा जाता है, इनका क्यों गढ़ कहा जाता है, तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया है आपको। अब वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे देव श्रीमाली हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आंकड़े आपसे भी हमने शेयर किए थे और आंकड़े हमने यहां पर देखे हैं, काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। आपको क्या लगता है जो 30 साल का रिकॉर्ड है 16 सीटों पर, 2023 के चुनाव में और 1993 के चुनाव में क्या फर्क नजर आने वाला है? नहीं, मुझे लगता है आरिफ भाई कोई बहुत फर्क तो इसमें न आने की संभावना लग नहीं रही है। हालांकि कई जगह पे अभी मुकाबले बदले हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की 11
और कांग्रेस की 5, ऐसे एक मजबूत गढ़ हैं, मजबूत किले हैं जिनको अभी तक ढाया नहीं जा सका। 3 दशक लगभग हो चुके हैं। तो जैसा, लेकिन इनके सबके अलग अलग कारण हैं। नेताओं का भी अपना एक वजह है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो दल के हिसाब से न देखते हुए नेताओं के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि वो नेताओं की वहां पकड़ कैसी है और कितनी लोकप्रियता है। तो जैसे कि हम लाहौर से अपन बात करें कि लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह है और 1991 से लगातार एमएलए है। जब वो पहला चुनाव जीते थे तो वो जनता दल में थे और फिर 93 से अभी तक लगातार वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। तो वहां उनकी सोशल इंजीनियरिंग जो है बहुत जबरदस्त रही। जब वो पहली बार चुनाव जीते थे तब वो ब्राह्मण सीट मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने जो गैर ब्राह्मणों का समूह है उसको पूरे को, छोटी छोटी जातियां जो कम संख्या में थी उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको लामबंद किया और लामबंद करके एक बड़ा समूह बनाया और धीरे धीरे करके उनका जीत का आंकड़ा आगे बढ़ता रहा और लगातार मध्य प्रदेश में वो सबसे अधिक जीतने वाले, लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि वहां अभी भी कोई चुनौती उनके सामने है नहीं। अगर हम जैसे जी देश श्रीमाली जी, ये बताइए, आप वक्त काफी कम है, शिवपुरी विधानसभा काफी अहम है, आपके इलाके में आता है वो, वहां पे सबसे पहले आप बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि वहां पर क्या होने वाला है इस बार। देखिए, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जब 1952 से लगातार सिंधिया परिवार के कब्जे में प्रत्याशी कोई भी रहा हो, तो इसमें नामों का अभी लगातार तो आप देख रहे हैं कि यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, है ना। लेकिन उसके पहले भी अगर यहाँ चाहे कांग्रेस से विधायक रहा हो या बीजेपी से विधायक रहा हो, सिंधिया परिवार के वरद से ही यहाँ प्रत्याशी जीतता था। इस बार चुनाव वहां थोड़ा रोचक हो गया है क्योंकि सिंधिया परिवार का सीधा कोई सदस्य वहां से चुनाव नहीं जीत रहा है और केपी सिंह जो पिछोड़ में अपराजय थे 1993 से, उन्होंने अपनी सीट बदल दी है। तो दोनों ही सीटों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि पिछोड़ छोड़ने से वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आ सकती है। और यहाँ केपी सिंह जो लगातार 93 से चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीत रहे थे, इस बार शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ सिंधिया परिवार का सीधा कोई सदस्य नहीं है। तो यहाँ मुकाबला रोमांचक और रोचक होगा और बहुत ही कांटे की लड़ाई होगी। तो यहाँ परिस्थितियां बदल भी सकती है क्योंकि सिंधिया परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ नहीं रहा है और कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी है वो पिछोड़ से यहाँ आए। तो अब हालांकि इसके नतीजे तो बाद में ही पता लगेंगे, लेकिन मुकाबला यहाँ अच्छा होगा और परिस्थितियां बदल भी सकती है। जी आर्य जी। देव श्रीमाली जी, ये बताइए आपकी 30 सालों का जो पूरा का पूरा आंकड़े आपने सुने होंगे, आपने देखा भी है सब। आपको लगता है कि जिस तरीके से कमलनाथ साहब ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव बड़ा अलग होगा, बीजेपी अपनी बातें कह रही हैं, आपको लगता है कि कुछ इसमें चीजें बदल सकती हैं? 30 सालों का पूरा एक लंबा वक्फा होता है। नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो बदलाव आता है, लेकिन ये ऐसे नाम है आज जिनको हम देखेंगे कि इनका अपना एक लंबा कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है। तो जब इतने लंबे समय तक कोई आदमी विधायक रहता है और पॉपुलैरिटी के साथ रहता है तो उसकी घर घर में अप्रोच हो जाती है। जैसे हम बाबूलाल गौर का ही मामला लें तो लगातार 1952 से वो भोपाल के गोविंदपुरा सीट से जीतते रहे। पहले उसके खुद जीतते थे, अब उनकी बहू जीतती है। तो वो एक मतलब पूरे हर परिवार का मेंबर बन जाते हैं और फिर वहां ये बात मायने रखती नहीं है कि सामने कौन लड़ रहा है, वो वोट एक तरह से देने की बात होती है। और इनकी कनेक्टिविटी भी पारिवारिक कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि रैली में गोपाल भार्गव, तो गोपाल भार्गव के बारे में कहते हैं कि वो चुनाव में वोट मांगने ही नहीं जाते, वो सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल करने जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब हम पूरे 59 महीने आपको देते हैं तो 1 महीना आप लोग हमको दीजिए। और वो जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? कि उनका दरवाजा खुला रहता है, वहां आने जाने वाले लोगों को रोका नहीं जाता है कि आपको कहां से आए हो, कौन से मिलना है, और सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं जी। वो जो है सैकड़ों शादियां हर साल लगभग 5000 शादियां करवाते हैं जिनकी चर्चा हर जगह रहती है। वो लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल लंबे समय तक लोगों के दिल में राज करना आसान काम नहीं। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जनता जो है वो जिसको चाहेगी
उसको सत्ता बिठाएगी और जिसका जब मन नहीं करेगा तो हटा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। खैर, तो ये आंकड़े हैं और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जो जनता है वोट करेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। 3 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे, फिर पता चलेगा कि चुनावी सिकंदर कौन है, मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे या शिवराज सिंह चौहान का राज बरकरार रहेगा। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी।